गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 30, 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कि आप लिस्ट में देख ही सकते हो, एक दो टॉपिक तो ऐसे हैं जो हमने लिस्ट में मेंशन ही नहीं किए हैं। अगर समय मिलेगा तभी उसको करेंगे, अदरवाइज हम अब सेल्फ स्टडीज को कर सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आज? पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेमोक्रेसी के बारे में कि एंशिएंट इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे काम करती थी। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा है दैट इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ पे होने वाली थी। यूपीआई के बारे में, एनपीसीआई के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, न्यूज़ में क्यों है। एनक्लेट बताऊंगा आपको क्या होता है, क्योंकि अभी तक शायद हम लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हो जाएगा। हालांकि मोस्टली कंटेंट बेस्ड है, कंसेप्ट इसमें कुछ खास है नहीं, बट फिर भी एग्जाम के लिए जो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में अगर कुछ भी अगर आपको मिलती है न्यूज़, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी, एनपीसीआई, बहुत सवाल यहाँ से आते हैं एग्जाम में। रशिया यूक्रेन सॉरी रशिया बेलारूस नेक्सस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि रशिया ने कहा है कि वो बेलारूस के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करेगा, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए दुनिया भरी में क्या चल रहा है भैया दुनियादारी में। ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो सोलर पावर प्लांट वगैरह हम लोग लगाते हैं, जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे कैसे मैनेज करें, कैसे ना करें, वो प्रॉब्लम क्या है। वो काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा मुझे। इवन एडिटोरियल से भी अच्छा टॉपिक है ये। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, भैया वो यूपीएससी में क्या मैंडेटरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं, वो थोड़ा सा आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी खबर आई है और क्यूनो नेशनल पार्क से। क्योंकि देखिए पिछले साल जो है चीताज़ आए थे नामीबिया से, इस बार साउथ अफ्रीका से आए हैं। तो क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर जो नामीबिया से चीता आए थे मध्य प्रदेश के अंदर, उनमें से एक ने 4 छोटे-छोटे चीताज़ को बर्थ दिया है। ये देखिए कितने क्यूट हैं, कितने छोटे-छोटे हैं, ऐसे स्माइल कर रहे हैं। लेकिन भैया जब ये बड़े होते हैं तो वो एकदम खतरनाक कार्निवोर्स हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे छोटे बच्चे हैं। तो 1952 में इंडिया से चीतों को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था ऑफिशियली। तो सोच के देखिए 1952 और अभी 2013, कितने सालों के बाद इंडिया में चीतों का जन्म हुआ है। तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है, चीता की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ेगी, वो सब चीज़ें होंगी। खैर आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक, इंडिया इज़ इंडीड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडीड का मतलब क्या है कि इंडिया एक्चुअली में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम लोग जो है ग्रीस की बात करते हैं, ग्रीक की फिलोसफर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को जन्म दिया। लेकिन डेमोक्रेसी जो आज वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली ग्रीक वर्ड है, जो कि 6th सेंचुरी बीसी में दिया गया था बाय सम ग्रीस फिलोसफर जो एथेंस वगैरह के अंदर रहते थे। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्राटोस का मतलब होता है रूल, पीपल्स रूल। तो देखा जाए तो ये जो मॉडर्न वर्ड है वो ग्रीस से ही आया है। बट मोदी जी का कहना है कि एंशिएंट इंडिया में हजारों साल पहले हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी था, ऐसा उनका कहना है कि इंडीज द मदर। अब ये मोदी जी ने कहा एक वर्चुअल मीटिंग हो रही है भाई, कई सारी कंट्रीज उसके अंदर आई हैं, जैसे यूएसए, कोस्टा रिका, नेदरलैंड, साउथ कोरिया, जाम्बिया वगैरह। तो इंडिया में से जो है मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया था, वहां पे इन्होंने ये सब चीज़ बोला हुआ है। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है एज पर आवर प्राइम मिनिस्टर? डेमोक्रेसी रेफर्स नॉट जस्ट टू अ स्ट्रक्चर बट ऑल्सो अ स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छा ये आपके इलेक्शन हो जाएंगे, ये पार्लियामेंट है, ये लोकसभा है, राज्यसभा है। नो, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इट्स जस्ट नॉट मीन द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर, नॉट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द प्रोसेस बट द मैकेनिज्म। बट डेमोक्रेसी है कि स्पिरिट होती है, ये भावना है इक्वालिटी की, वो मतलब होता है डेमोक्रेसी का। अब महाभारत की बात करें, वेदास की बात करें, तो वहाँ पे कितने सारे रूलर्स ऐसे हैं जो कि नॉन हेरिडिटरी हैं, मतलब बिना परिवारवाद के। और डेमोक्रेसी का मतलब यही तो होता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब परिवारवाद थोड़ी ना होता है कि मेरे दादाजी भी किंग थे, मैं मेरे पिताजी भी किंग थे, मैं भी किंग हूँ, मेरे बच्चे भी किंग बनेंगे। दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी एट ऑल। अगर आप एंशिएंट इंडिया में जाएं, कितने सारे राजा ऐसे रहे हैं
जो कि नॉन हेरिडिटरी रूलर्स रहे हैं, है ना? तो ये तो डेमोक्रेसी की हमारे यहाँ पे एकदम स्पिरिट है। अगर आप देखें, द आइडिया ऑफ द इलेक्टेड लीडर्स वाज कॉमन फीचर इन एंशिएंट इंडिया लॉन्ग बिफोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इलेक्टेड लीडर्स, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इलेक्टेड लीडर्स, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं इलेक्ट करके, और ये प्रैक्टिस एंशिएंट इंडिया में बहुत अच्छे से फॉलो की जाती थी। इन द महाभारता क्या लिखा महाभारता में? द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द सिटीजन is described as choosing their own leader, and the Vedas, dated much earlier, speaks of the political power being exercised by the broad-based consultative bodies. महाभारत ये कहती है कि एक नागरिक का पहला फर्ज होता है कि वो अपने लीडर को चुने। ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट की ही तो बात कर रहा है ना। वेदों में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पावर का मतलब होता है कि इट शुड बी कंसल्टेटिव बॉडी। भैया जो आदमी हैं वहाँ पे, जो लोग हैं, उनसे कंसल्ट करके डिसीजन लिए जाएं। अच्छा, ये जो जितनी मीटिंग हो रही थी, मैं पाकिस्तान नहीं आया यहाँ पे। पाकिस्तान का कहना है भई हमें चाइना को इनवाइट नहीं किया, तो इसलिए हम भी नहीं आएँगे। अरे भाई, चाइना में डेमोक्रेसी ही नहीं है। ये पूरा मुद्दा ही डेमोक्रेसी के चक्कर में हो रहा है। तो मतलब ये फालतू की चीज़ें हैं। ख़ैर अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करें, जिसे आज हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे एंशिएंट इंडिया में इसे कहा जाता गणराज्य। गण मतलब पीपल, राज्य मतलब राज, पावर, गवर्नमेंट, गणराज्य। या अगर आप पुराने एपिसोड्स देखते हो हिस्टोरिकल सीरियल्स वगैरह, वहाँ पे आपकी गणराज्य बहुत कॉमन वर्ड देखने को मिलेगा, है ना? तो इट्स अ सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन विच पीपल हैड टू से द डिसीजन मेकिंग। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लोग भेजते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चूज किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी वेदों के अंदर और पुराने शास्त्रों वगैरह के अंदर, हमारे यहाँ पे सभा और समिति होती थी, है ना? वैदिक पीरियड 500 1500 बीसी 600 बीसी, हालांकि इससे पुराना है ये काफ़ी। एज पर मैनी एक्सपर्ट्स, इनके अंदर सभा और समिति वर्ड का यूज़ किया गया है। सभा क्या होती है? सभा इज़ द काउंसिल ऑफ एल्डर्स। मतलब किसी गांव में, किसी कस्बे में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी जो काउंसिल होती है उसे सभा कहते हैं। समिति का मतलब सारे लोग आते हैं उसके अंदर गांव के, तो जो कि डिसीजन लिया करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी ही तो है, और क्या है, ग्रास रूट लेवल पे। अच्छा देखिए, हो सकता है कि आपके वहाँ पे कोई राजा महाराजा बैठा हो ऊपर दिल्ली में जाके, लेकिन गांव में, छोटे कस्बे में अगर आप जाओगे, तो सभा और समिति बहुत प्रचलित, एक ट्रेडिशनल, हमारे यहाँ पे बहुत नॉर्मल प्रोसेस हुआ करती थी। तो खून में है डेमोक्रेसी। पंचायत की आज आप बात कर लीजिए। पंचायत, अरे वो तो अलग बात है कि भैया 73rd 74th हम लोगों ने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं भी होता, तो भी गांव लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हमारे यहाँ पे पंचायत एग्जिस्ट करती हैं बहुत समय से। तो ये डेमोक्रेसी ही तो है जो ग्राउंड रूट लेवल पे है। अगर हम मौर्य पीरियड की बात करें, मौर्य पीरियड में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, जिसे कहा जाता था मंत्री परिषद। तो ये डेमोक्रेसी ही तो है, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप जो है लच्छवी रिपब्लिक को देखिए, बेस्ट एग्जांपल है एंशिएंट इंडिया में डेमोक्रेसी का। जो लच्छवी रिपब्लिक था, इट वाज नॉट अ किंगडम, इट वाज एक्चुअली अ रिपब्लिक। इट वाज अ रिपब्लिक जहाँ पे देयर यूज्ड टू बी एक्चुअल इलेक्शंस अपने किंग को चुनने के लिए। किंग नहीं होता था वो, ही वाज अ पर्सन हु वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, और उसे हटाया भी जा सकता था। लिच्छवी रिपब्लिक, महावीर जी बिलोंग करते थे इससे। बाद में लिच्छवीज का जो है मगधा के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ, बिंबिसार और अजात शत्रु ने बाद में लच्छवीज को हरा दिया और उसको कैप्चर कर लिया। वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एंशिएंट हिस्ट्री अगर हमने पढ़ी है तो। देर आर लाइक दीज आर द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स यार, जो हमारे एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और आज भी एग्जिस्ट करते हैं। समय समय के साथ डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं, प्रैक्टिस है, वो चेंज होती रहती है, बट इट्स एन एंशिएंट प्रैक्टिस। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कल, उसका तीनों का आंसर यहाँ पे दिया हुआ, आप क्लियरली देख सकते हैं। नो एविक्शन फॉर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने 3-4 दिन पहले बात किया था। सरकार का ये कहना है कि भैया 72,000 करोड़ रुपए हम लोग लगाएंगे अंडमान निकोबार में आने वाले 30-40 सालों में, और अंडमान निकोबार को हम लोग सिंगापुर बनाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बिल्कुल बकवास चीज़ है, क्योंकि अंडमान निकोबार के अंदर बहुत सारी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स रहती हैं, जैसे शोम्पेन्स, जारवाज, ओंग्स, है ना? तो ये उनको रिप्लेस कर देगा। सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिप्लेस नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास अब ओरिजिनल ट्राइबल्स एक्ट रेगुलेशन है। तो जहाँ-जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होगी। उसके अलावा कुछ ऐसे आइलैंड हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, वहाँ पे हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे।
और जो फॉरेस्ट वगैरह की कटाई होगी वहाँ पे, वो फॉरेस्ट हम लोग इंडिया में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में लगा देंगे। खैर ये तो हम लोगों ने 2-3 दिन पहले बात किया था। कुछ ट्राइब्स हैं वहाँ पे जो जिसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप्स का, तो उसमें एक तरफ वो ट्राइब दे देता है, दूसरी तरफ स्टेट्स दे देता है। तो बेसिक जो 4 मेजर ट्राइब हैं, वो हैं ग्रेट अंडमानीज़, ओंग्स, जारवाज़ और सेंटिलीज़। जारवा और सेंटिली, ये दोनों ट्राइब जो हैं हंटिंग और गैदरिंग करती हैं, मतलब इनको अभी तक एग्रीकल्चर का नहीं पता। जिनमें से जो सेंटिलीज़ हैं, वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है आउटर सिविलाइजेशन से, और वो अपनी एरिया को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब अगर आप इनके टेरिटरी में चले गए, तो ये समझ लो कहाँ से तीर आएगा और आपकी छाती में घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मार देते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट पसंद नहीं करते आउटसाइड कम्युनिटी के साथ। ज़ारवाज़ करते हैं थोड़ा बहुत लिटिल कॉन्टैक्ट, ठीक है। बाकी ओंग्स तो करते हैं, और ग्रेट अंडमानीज़ भी थोड़ा बहुत करते हैं। ग्रेट अंडमानीज़ और ओंग्स जो हैं वो तो बिल्कुल एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुँच चुके हैं। ग्रेट अंडमानीज़ एक्चुअली ओनली 50 एक्टिव मेंबर हैं। ओंग्स के अंदर ओनली 100 एक्टिव मेंबर्स हैं इस ट्राइब के अंदर। और ग्रेट अंडमानीज बेसिकली कोई एक सिंगल ट्राइब नहीं है, ये 10 छोटी-छोटी ट्राइब्स का जो है, इनको सब ग्रेट अंडमानीज ही कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज़ 4 मेजर ट्राइब्स देयर आर सम अदर ट्राइब्स आल्सो। इसका एक नाम है शोम्पेन और एक है निकोबारीज़। ठीक है, निकोबारी जो है सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और इनका भी काफ़ी यूनिक कल्चर और लैंग्वेज होती है। हर किसी का यूनिक कल्चर और लैंग्वेज है, हर किसी का। और ये जो है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। चलिए जी, तो ये पिक्चर देखिए आप यहाँ पे, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपके शोम्पेन्स, ठीक है? और ये है ज़ारवाज़। तो काफ़ी एंशिएंट प्रैक्टिसेस करते हैं सब लोग। चलिए। सऊदी अरेबिया अग्रीज टू जॉइन एससीओ एज अ डायलॉग पार्टनर। तो भैया एससीओ का मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कल हम लोगों ने किया था इसके बारे में। तो ऐसा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं भैया। इंडिया पाकिस्तान को रिसेंटली परमानेंट मेंबर बनाया गया था। पार्ट ऑफ देम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया और चाइना। तो इसके अंदर कुछ डायलॉग पार्टनर भी हैं, जैसे इजिप्ट, ईरान और कतर। अभी हम लोगों ने सऊदी को भी इनवाइट यहाँ पे कर लिया है, तो सऊदी इज गोइंग टू बी अ डायलॉग पार्टनर फ्रॉम नाउ ऑन फ्रॉम एससीओ। डायलॉग पार्टनर का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो जो परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर जैसे इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह हो गए, ये लोग वोटिंग करते हैं। मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो वोट करेंगे, इनके पास वोटिंग पावर होती है। लेकिन जो डायलॉग पार्टनर होते हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो वोटिंग नहीं कर सकते। वो सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं, बोल सकते हैं मीटिंग वगैरह में। तो यही मतलब होता है डायलॉग पार्टनर का मतलब होता है इंडिविजुअल सोवरेन स्टेट विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ बट विद अ स्पेशल इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, है ना, सिक्योरिटी, ये कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। तो सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी द मेंबर फ्रॉम नाउ ऑन। तो इससे पता चलता है कि भाई सऊदी और चाइना जो है कितने क्लोज आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो चाइना ने ईरान ईरान के साथ डील कराया था सऊदी अरेबिया का। अब वो भैया एससीओ का मेंबर भी बन गया है। तो क्या ये अमेरिका धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है? क्या सऊदी अरेबिया और अमेरिका की जो दोस्ती इतने सालों से चली आ रही थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती नज़र आ रही है? क्या सऊदी अरेबिया धीरे धीरे चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है? तो ये बड़े सवाल दुनिया के सामने हैं इस टाइम पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने सीधा सीधा सिग्नल दे दिया है कि भैया हमारा दोस्त जो है वो चाइना है। क्योंकि यूएसए के साथ थोड़ा सा इशू क्रिएट हो गए, यहाँ पे ईगो क्लैश हो गई है बेसिकली। एक तरफ जो बाइडेन है और दूसरी तरफ जो है भैया मोहम्मद बिन सलमान है। तो ईगो क्लैश के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। तो नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं चाइना के बीच में, सऊदी अरेबिया के बीच में। वो शाहरुख खान की मूवी का सॉन्ग है ना, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। आई डोंट नो द मूवी, बट वो सॉन्ग शायद यहाँ पे एकदम फिट बैठता है। नो चार्ज ऑन द नॉर्मल यूपीआई पेमेंट, एनपीसीआई ने कहा है। देखिए 2 दिन पहले एक खबर फैल गई थी मार्केट में कि अगर आप 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करोगे, पेमेंट करोगे, तो 1.1% का ट्रांजैक्शन फ़ीस ली जाएगी। लेकिन एनपीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप जी भर के जो है भैया यूपीआई पेमेंट करिए, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जो पेमेंट जो चार्जेज़ हैं, दे आर ओनली गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर द पीपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शंस एंड देयर वुड बी नो चार्ज टू कस्टमर्स। तो कस्टमर पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर ये लगाया जाएगा, ऐसा कहा है एनपीसीआई ने। तो एन यूपीआई क्या होते हैं तो आपको अच्छे से पता है।
जो हम लोग सब यूपीआई पेमेंट करते हैं, है ना? ये पेमेंट सिस्टम होता है जो कि मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है पीयर टू पीयर। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि डिजिटल पेमेंट वगैरह को सबको देखती है, इनोवेशन भी करती है, थोड़ा रेगुलेट भी करती है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है? आरबीआई का इनिशिएटिव है ये। और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड द इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि बहुत सारे बैंक्स का ग्रुप है, जिससे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचएसबीसी एंड ऑल दैट, इनका ही रहता है। और ये किसके अंडर में काम करता है? पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये जो कॉरपोरेशन एनपीसीआई, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो कि कंपनीज एक्ट और 1956 के अंदर में इसको बनाया गया है। ठीक है? बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें आप और जो है यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आर्टिकल है बेसिकली वो अलग आर्टिकल था। हाँ, ये वाला आर्टिकल है। एनक्लैट अपहोल्ड्स 1338 करोड़ पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन गूगल। तो बात भैया ये है कि गूगल के ऊपर जो है फाइन लगाया गया था एनसीटी के द्वारा। एनसीटी का ये कहना था कि गूगल अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करता है, अपनी मोनोपोली का यूज़ करता है, और जिसकी वजह से दूसरे कंपटीटर्स को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप कोई फ़ोन खरीदते हो एंड्रॉयड वाला, ठीक है जी, तो एंड्रॉयड के फ़ोन में ऑलरेडी कई सारी एप्लीकेशन होती हैं जो प्री इंस्टॉल होती हैं। जैसे आप जैसे गूगल पे, उसके जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है, ठीक है? ये सब प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। तो हमारा जो एनसीटी है, एनसीटी का ये कहना है कि भाई ये ना इल्लीगल प्रैक्टिस है, ये सही प्रैक्टिस नहीं है, इससे कस्टमर को नुकसान पहुँचता है। कस्टमर को तो छोड़िए, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। गूगल अपनी डोमिनेटिंग पोज़ीशन का फ़ायदा उठाता है। तो गूगल के ऊपर लगाया गया था 1338 करोड़ रुपए का पेनल्टी। ठीक है जी? किसने लगाया था? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। अब ये जब किसी के खिलाफ इस तरह का कोई भी फाइन लगा देती हैं या केस डाल देती हैं, तो इनके डिसीजन के अगेंस्ट में आप कहाँ जा सकते हो? उसके लिए बनाया गया है एक अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखिए इसका नाम ही है अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब जो एनसीटी ने डिसीजन लिया है उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। उस डिसीजन को रिवर्स करवाने के लिए कहाँ कर सकते हो? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये तो सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट मैंने पूरा डाला हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी अगर वो कह देते हैं कि हाँ भाई आपके ऊपर जो फाइन लगाया बिल्कुल सही है, तो कंपनी को फाइन देना पड़ेगा। लेकिन कम से कम कंपनी की सुनवाई तो हो ही जाती है। इस समय जो है इसके अंदर जो है देश भर में बहुत सारे सेंटर बने हुए हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के। कटक, जयपुर, कोची, अमरावती, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, है ना? अहमदाबाद, इलाहाबाद, बहुत जगह पे हैं। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके तहत, और जो हमारा बैंक्रप्सी कोड है उसके तहत एनक्लेट जो है वो सुनवाई कर सकता है। बेसिकली मैंने कहने का मतलब ये है कि जो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज़ का, अब आप पहले एनसीटी में जाइए, ठीक है? एनसीटी के बाद जो है आप एनक्लेट में भी जा सकते हो। ये ज़्यादातर तो फैक्चुअल सी चीज़ें हैं, कुछ खास इसमें था नहीं। हाँ जी, थोड़ा अब एडिटोरियल पे चलते हैं, टेक्स्ट सेक्शन पे। हाउ टू मैनेज इंडियाज़ सोलर पीवी वेस्ट मैनेज प्रॉब्लम क्या है? देखो देखो, ये जो सोलर पावर प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं वो काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? वो एक क्लीन एनर्जी होती है, ग्रीन एनर्जी होती है। बट क्या वो इतनी क्लीन होती है कि भाई वो उसका एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते? ऐसा नहीं है। क्लीन एनर्जी इज़ नॉट वेरी क्लीन, क्योंकि जो सोलर पावर प्लांट जो लगाए जाते हैं ना, यहाँ से बहुत सारा वेस्ट निकलता है। अब जो आप प्लांट लगाते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। उसमें ग्लास शीट यूज़ होती है, एल्यूमीनियम का फ्रेम उसमें लगता है, उसके अंदर जो है एनकैप्सुलेंट्स लगते हैं, बैक शीट लगती है, कॉपर वायर्स लगती हैं, सिलिकॉन वेफर्स, सिल्वर, टिन, लेड, एसआई मॉड्यूल वगैरह, मतलब जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं, ये सब कुछ उसके अंदर लगाया जाता है। अब सपोज करिए एक सोलर जो आपने पैनल लगवाया है उसकी एज 10 साल है। 10 साल के बाद उसका क्या होगा? आफ्टर 10 ईयर्स इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट। तो 10 साल पहले मान लो इंडिया में 2012 में, 10 में, 8 में जो प्लांट्स लगाए गए थे, तो वो तो रिप्लेस करने वाले हो गए होंगे। पुराने वालों का क्या होगा? तो वो वेस्ट जनरेट करते हैं। वेस्ट जनरेट करते हैं। देखिए,
ग्लोबली इंडिया इज द वर्ल्ड्स फोर्थ हाईएस्ट सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट इंडिया ने किया हुआ है, और इंडिया इज वन ऑफ द टॉप सोलर वेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि इंडिया कुड जनरेट 50,000 टू 3,25,000 टन ऑफ पीवी वेस्ट बाय 2030 एंड 4 मिलियन टन बाय 2050। इंडिया इतना वेस्ट करेगा आने वाले कुछ सालों में जनरेट। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो क्या ये जो वेस्ट जनरेट होगा, क्या उसको रिसाइकिल किया जा सकता है? क्या उसको रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन 100% नहीं किया जा सकता। जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जब तो सोलर जो कुछ सामान होता है पैनल के अंदर, उसे तो आप स्क्रैप के रूप में बेच सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम हो गया या ग्लास वगैरह होता है, वो तो आप स्क्रैप में भी बेच सकते हो, कूड़े वाले को बेच सकते हो। कुछ जंक्शंस वगैरह होती हैं, केबल वगैरह होती हैं, उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, है ना, ई वेस्ट गाइडेंस के हिसाब से। जो ग्लास वगैरह होता है उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो। उसके अंदर जो सिलिकॉन और सिल्वर वगैरह होता है, इसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाय बर्निंग द मॉड्यूल एंड द सीमेंट फर्नेस। जो फर्नेस होते हैं उसके अंदर आप बर्निंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि तरीके हैं हमारे पास उस वेस्ट को ठिकाने लगाने के, बट लगाए नहीं जाते। तरीके तो सारे ही होते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल मटेरियल कैन बी रिकवर्ड। इंडिया की बात वो कर रहा है। सिर्फ 50% मटेरियल को ही रिकवर किया जा रहा है इंडिया में, और ये भी मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में है। फॉर्मल सेक्टर में तो है ही नहीं। तो कहाँ जा रहा है भैया वेस्ट इंडिया में? जो सोलर प्लांट का होता है वो लैंड फिल्स में जा रहा है। समझ रहे हो? कूड़े कूड़े के अंदर उसको डाला जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास की सराउंडिंग पोल्यूट हो रही है। और जब उनको अब जलाया जाता है तो उसमें से बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब जहर निकल रहा है भैया हवा के अंदर। समझ रहे हो? क्योंकि इंडिया में जो पोलर वोल्टाइक सेल्स होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, उनको रिसाइकिल करने की मार्केट इंडिया में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो पहले तो आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हो क्लीन एनर्जी के चक्कर में, है ना, साफ हवा करने के लिए, पोल्यूशन फ्री करने के लिए। फिर उन्हीं को ठिकाने लगाने के टाइम में आप फिर से पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। तो एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप दूसरी प्रॉब्लम को यहाँ पे जनरेट कर रहे हो। दिक्कत तो बहुत सारी है। अब ये क्या सॉल्यूशन इनका हो सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं? तो पहली बात इन्होंने ये कहा कि भैया जो पोलर वोल्टाइक जो वेस्ट मटेरियल है, इंडिया में फिलहाल उसको ई वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, जिसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो पहले तो आप उसके लिए अलग से कैटेगरी बनाइए, स्पेसिफिक प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, जो जो सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होती हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह होती हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए उन कंपनीज को जो सोलर वेस्ट को ट्रीट करते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, जो पीवी मॉड्यूल्स होते हैं उनके कंपोनेंट को हैजार्डियस वेस्ट जो है आप डिक्लेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगा कि ये हैजार्डियस होते हैं, सेंसिटाइजेशन होगा, तो लोग भी अवेयर होंगे। दूसरी बात, इंडिया में फिलहाल हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ना के बराबर है, जो पोलर वोल्टेक बनाते हैं। हम यूजुअली या तो अमेरिका से, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो एक तो इंडिया में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ा बेटर होना चाहिए, तो ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो सामने आएँ, और हमारी जो डोमेस्टिक मटेरियल यूज़ होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको अच्छा बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, है ना, GDP बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर हम लोगों ने कही है जो की जानी चाहिए। अगर इंडिया चाहता है वर्ल्ड में एक ग्लोबल लीडर बनना, तो ग्लोबल लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भैया आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आपके पास 4 सबमरीन है, आपके पास ये है, नहीं। ग्लोबल लीडर का मतलब होता है, विश्व गुरु का मतलब होता है कि हर चीज़ आप अपने लोगों की हेल्थ, उनकी एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, वेदर, हर चीज़ का टेक केयर करते हो। तब जाके आप सुपर पावर बनते हो, विश्व गुरु बनते हो। तो ये भी हमें किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई जिन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आज हम लोग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, फ्यूचर में ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। फिर इसका ठिकाने लगाने के लिए कुछ और जुगाड़ निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए, ये आर्टिकल थोड़ा बाद में देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो कोई
वैसे तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ख़ास है नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ बुक्स वगैरह हैं, उसका रिव्यू दिया गया है। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भई हमारे जो जैसे आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं या और दूसरे बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्टूडेंट्स के अंदर ही नहीं, बल्कि प्रोफ़ेसर जो होते हैं वो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अभी रिसेंटली एक सुसाइड भी हुआ आईआईटी मद्रास के अंदर, है ना? एक दलित स्टूडेंट ने सुसाइड वहाँ पे कर लिया। तो वो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो दलित स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से चीज़ें फेस करते हैं। डायरेक्टली कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन सटल वे में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डेफ़िनिटली होता है। जिस तरह से आप बिहेव करते हो, जिस तरह की आप बातें बोलते हो, जिस तरह का कई बार ऐसा देखा गया है कि जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं वो दलित स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ़ प्रोजेक्ट दिया जाता है, या फिर दलित स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कम कर देते हैं, एंड उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर मेंशन की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज़ 3 बुक्स। ठीक है? तो ये कभी बाद में डिस्कशन करेंगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला इश्यू, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अंडरस्टैंडिंग द रशियन बेलारूस नेक्सस, तो ये भी आप ऊपर-ऊपर से पढ़ें तो चलेगा। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना है, आपको लोकेशंस देखनी है, ठीक है? आपने को लोकेशन देखनी है बेलारूस की। बेलारूस के आस-पास कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो आपको देखना चाहिए। बेलारूस के आस-पास जैसे इफ यू सी लाइक पोलैंड, एक ऐसा कंट्री है जो कि बिल्कुल एंटी रशिया है, और पोलैंड के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है आपका बेलारूस। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेलारूस के साथ जो है लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड, ये तीनों नाटो मेंबर्स हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं। तो अगर रशिया को इनके ऊपर नज़र रखनी है, तो वो बेलारूस की हेल्प ले सकता है, ऑफ कोर्स। तो बात ये है कि रशिया ने 2-3 दिन पहले ये कहा है वो बेलारूस के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करेगा। ये न्यूक्लियर वेपन कैसे हैं? टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल टैक्टिकल का मतलब होता है कि जो कि छोटे न्यूक्लियर वेपन होते हैं, जो कि लिमिटेड अटैक के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब भाई जब उन्होंने ये बोला, तो पूरा वेस्ट जो है, पूरा नाटो मेंबर जो है वो परेशान हो गए, बड़ी-बड़ी बयानबाजी करने लगे। ये तो प्रोवोकेशन है, ये तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। रशिया ने ये डिसीज़न लिया है क्योंकि यूके ने ये कहा कि हम लोग यूक्रेन को एक स्पेशल टाइप ऑफ वेपन प्रोवाइड करवाएँगे। ये वैसा वेपन होता है जिसे कहा जाता है आर्मर पियर्सिंग राउंड कंटेनिंग, और इसके अंदर होता है थोड़ा-सा यूरेनियम वगैरह इसके अंदर होता है, ठीक है? डिप्लीटेड यूरेनियम जिसको म्यूनिशंस जिसको बोला जाता है। तो ये जो एंटी टैंक है बेसिकली, एंटी टैंक। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम ने, यूएनईपी ने इसको केमिकली और रेडियो एक्टिव टॉक्सिक मेटल का डिक्लेयर किया हुआ है। तो बात बेसिकली ये है, यूके यूक्रेन को ऐसा वेपन देने वाला है जो कि बायोलॉजिकली स्टेबल नहीं है। उसके रिस्पॉन्स में रशिया ने ये कहा कि मैं भी बेलारूस के अंदर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करूंगा। अब सब हो गए परेशान। परेशान जब हुए तो पुतिन भाई साहब ने क्या कहा? पुतिन ने ये कहा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नेदरलैंड, टर्की, यहाँ पे यूएसए ने ऑलरेडी अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय किए हुए हैं, क्योंकि ये सब नाटो मेंबर्स हैं। तो भाई अगर मैंने कर दिया तो क्या आफत आ गई? रशिया ने आज तक, अभी मतलब प्रेजेंटली में, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है आउटसाइड रशिया जहाँ पे रशिया के न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयड हैं। लेकिन अमेरिका ने बहुत सारी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए हुए हैं। तो रशिया कह रहा है भाई ये तो गलत बात है, आप चाहे 50 जगह पे करिए, मैंने एक जगह पे कर लिया तो कौन सी आफत आ गई? और कोई ऐसी ट्रीटी भी नहीं है ना उनके बीच में कि आप नहीं कर सकते। तो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन नहीं है। ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है जो ये कहती हो कि रशिया ये सब नहीं कर सकता। तो मैं तो कर सकता हूँ। लेकिन बेलारूस को ही क्यों चुना? पहली बात अब ये देख लीजिए कि रशिया के गिने-चुने फ्रेंड्स हैं पूरी दुनिया में, ज़्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं। और ऐसे फ्रेंड्स की बहुत कमी है जो आपको स्ट्रैटेजिकली और डिफेंस पर्पज़ से प्रोटेक्शन देती हैं। बेलारूस एक ऐसी कंट्री है जो कि ऑर्थोडॉक्स रशियन कंट्री है, जो कि पूरी तरह से रशिया को सपोर्ट करते हैं। बेलारूस की पूरी पॉपुलेशन जो है वो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और बेलारूस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ रशिया लाइक जस्ट लाइक यूक्रेन। और बेलारूस के जो भाई इस समय जो लीडर हैं वहाँ पे, जिनका नाम है अलेक्जेंडर, इन्हें कहा जाता है यूरोप्स लास्ट डिक्टेटर। तो ही इज़ वेरी क्लोज टू मिस्टर पुतिन। तो
उनको तो एडवांटेज ही है यहाँ पे, क्योंकि गैस के लिए, ऑयल के लिए बेलारूस पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्काउंट रेट पे उसको मिलता है वो। और पूरा यूरोप जो है वो मिस्टर अलेक्जेंडर को हटाने पे तुला हुआ है। तो अलेक्जेंडर मतलब ये ना चोर चोर मसेरे भाई, मैं दोनों को चोर नहीं बोल रहा हूँ, बट सर कहावत के अगर आपके दोनों के इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर डेफिनेटली आप फ्रेंड्स बन सकते हो, और ये तो पहले से ही बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है, तो ये पूरी पूरी चीज़ यहाँ पे है। तो थोड़े समय पहले बेलारूस को $1.5 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज भी दिया गया था रशिया के द्वारा। वो सारी चीज़ें हैं, बस यही थोड़ा है। एक्चुअली ओरिजिनल जो बेलारूस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बेलारूस को एज अ न्यूट्रल कंट्री डिक्लेयर किया गया है कि वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। बट अभी थोड़े समय पहले 2022 में वहाँ पे बेलारूस में एक रेफरेंडम करवाया गया था जिसके अंदर उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस किए गए हैं, और उसके बाद अभी बेलारूस जो है इट इज़ नॉट अ न्यूट्रल कंट्री, क्योंकि पहली बात तो सीधी सी है भाई, वो रशिया से डिप्लॉय करवा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स, तो हो ही नहीं सकती, है ना। 1991 से पहले जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था तो बेलारूस के अंदर और यूक्रेन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उन्होंने उसको रशिया को ट्रांसफ़र कर दिया था। वो सब चीज़ें चल रही थी। तो ये तो कहानी है, ठीक है। इंडिया का यहाँ पे ऐसा कोई ख़ास रोल नहीं है, तो इसलिए कोई ज़्यादा हम डिटेल में जाएँगे नहीं। पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन, इंडिया को चाहिए पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो, फिलॉसफी पढ़ते हो, लेकिन पब्लिक पॉलिसी क्यों नहीं पढ़ते? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना पार्ट यार, गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक पॉलिसी तो। क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही है पब्लिक पॉलिसी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ें। उसके बावजूद भी इंडिया में पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक मैनेजमेंट की जो एजुकेशन है, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज़ अ सब्जेक्ट, एज़ अ सब्जेक्ट। तो मिस्टर जो है हसमुख अधिया, ये फॉर्मर फाइनेंशियल सेक्रेटरी भी रहे हैं और बड़े जाने-माने सिविल सर्वेंट रहे हैं, बहुत सालों तक इन्होंने काम किया है। तो ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर। तो ये इस आर्टिकल के अंदर हर चीज़ जो भी लिखी हुई है इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल व्यू पॉइंट है। तो अगर आप उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, वो इनकी पर्सनल है। तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट ऑफ कोर्स, और इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो गवर्नमेंट का बनाने का काम गवर्नमेंट का होता है। अगर पॉलिसी अच्छी होंगी, अगर इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगा, तो ईज़ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया का बढ़ेगा। और इनका यह कहना है कि ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉलिसी मेकर्स, सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स आर एक्सपोज टू द फॉर्मल स्टडी ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। मतलब जो लोग सिविल सर्वेंट बनते हैं उसमें से कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने पब्लिक पॉलिसी को एज अ फॉर्मल स्टडी अपनी ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, पीएचडी में पढ़ा होता है। हार्डली 1 और 2%, बाकी किसी ने पढ़ा ही नहीं है ना। ये समस्या है। हालांकि इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बट आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट से बहुत पिछड़ी हुई है। प्राइवेट सेक्टर में बेटर एफिशिएंसी होती है, बेटर जो है इफेक्टिवनेस होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो अपने 37 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने बहुत कुछ बातें यहाँ पे बोली हैं। क्या बातें बोली हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है जी। तो पॉजिटिव प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग देती ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर आप देखें इंडिया में, एज पर डेटा बाय द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंडिया में मोर देन 3000 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें से 4 साढ़े लाख स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं। ये मैं बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। पब्लिक मैनेजमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देर आर ओनली 130 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जो कि कोर्स प्रोवाइड करवाती है। सोच के देखिए, कहाँ पे 3000 प्लस और कहाँ पे ओनली 130। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ में है। अगर आप दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसके अंदर एक आधे कॉलेज में है, जेएनयू के अंदर है, जामिया के अंदर है, जबकि दिल्ली के अंदर ही कम से कम 300 से ज़्यादा कॉलेज हैं। ऑल ओवर इंडिया ओनली 130 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। और अगर वहाँ पे हैं भी तो जिनके अंदर सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, कहीं पे 2 सीटें, कहीं पे 3 सीटें होती हैं, कहीं पे 4 सीटें होती हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया ही नहीं जाता। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोग्राम 29 इंस्टीट्यूशन में फिलहाल इंडिया में दिया जा रहा है, 29।
मतलब स्पेसिफिक तरीके से, जिनके अंदर 17 तो प्राइवेट है भैया, 4 जो है वो सेमी प्राइवेट हैं। सिर्फ 8 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ जो स्टेट फंडेड हैं, सरकारी हैं, और जिनके अंदर बैच भी बहुत छोटे-छोटे होते हैं, 20 से 60। इतने कम लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज़ अ फॉर्मल स्टडी लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जॉब्स। भाई स्टूडेंट तो वही पढ़ाई करेगा ना जहाँ पे उसको नौकरी मिलेगी। वो इंजीनियरिंग करेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो एमबीए करेगा, जहाँ पे जॉब्स हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स हैं ही नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो जॉब्स हैं इंडिया में, वो सब सरकारी सेक्टर में हैं, और सरकारी सेक्टर में आप सीधा एडमिशन मिलेगा नहीं। उसके लिए तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही अगर देने हैं, तो फिर पबैड क्यों करना? समझ रहे हो ना? अगर आप पबैड से पीएचडी करते हो, मास्टर्स करते हो, आपके पास बहुत कम चांस होते हैं आपको नौकरी मिलेगी, तो इसलिए आप वहाँ पे नहीं करते हो, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप डिपार्टमेंट में चले जाते हो, आपको इंडक्शन ट्रेनिंग मिलती है। आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में भेजा जाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग में भी आपको प्रॉपर तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताया जाता। आपको जनरल ट्रेनिंग दी जाती है, जनरल ट्रेनिंग दी जाती है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं सिलेक्शन के बाद, वो विदेशों में या फिर इंडिया में आगे की पढ़ाई, हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें 2012 से 2021 के बीच में इंडिया से सिर्फ 194 सिविल सर्वेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करी है, जिसमें से 86 तो विदेशों में चले गए और बाकी इंडिया में रह के पढ़ाई करने लगे। सोच के देखिए, इंडिया में 1.3 लाख गवर्नमेंट ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 194 को ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट जिन्होंने स्टडी किया हुआ है। कितना ज़्यादा फर्क है यार। तो क्या, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इन्होंने कहा कि भैया यूपीएससी में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाएगा। जब जॉब्स आएंगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में उनकी संख्या भी बढ़ेगी। एक तो इन्होंने ये कहा, ठीक है। एक इन्होंने ये कहा कि इससे क्या होगा, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो पहले से ही उनके पास फॉर्मल एजुकेशन होगा, तो बाद में जब उनको जब ट्रेनिंग दोगे तो वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक इन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हों जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उनको स्पेशली इंसेंटिव दे सकते हो, स्पेशली इंसेंटिव दे सकते हो। अब मतलब इन्होंने कहा कि कंपल्सरी आप ऑप्शनल कर दीजिए। इनका ये कहना है कि देखिए, सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं जिनको कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिलती है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स वगैरह हों। 10% लोग, हालाँकि ये तो मुझे परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट स्टिल मान के चलिए कि 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो कि स्टेट वगैरह में कहीं न कहीं सेटल हो जाते हैं। बाकियों का क्या? जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। एक इन्होंने ये कहा। इन्होंने ये कहा कि 50% जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, वो एज़ एन ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जो कि उनकी ग्रेजुएशन में नहीं था। तो भई अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो वो तो उसको भी पढ़ लेंगे, उनको क्या दिक्कत है? तो ये इनका जो है अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है, इन्होंने यहाँ पे कहा है। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि भाई जो ट्रेनिंग दी जाती है सिलेक्शन के बाद, वो थोड़ी-सी और लंबी होनी चाहिए। पब्लिक फोरम जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो ये और इवन जो प्राइवेट मार्केट होती है, जहाँ पे से लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप वहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं ऑफिसर्स को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी के थ्रू आइए। तो ये कुछ-कुछ सजेशन बेसिकली उन्होंने यहाँ पे दिया है कि एक तो ऑप्शन को कंपल्सरी कर दीजिए, ठीक है? और जो प्राइवेट कॉलेज से करके आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप उनको इंसेंटिव दे सकते हो, उनको नौकरियाँ दे सकते हो, और ओवरऑल जो ट्रेनिंग का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको इम्प्रूव करिए। तो ये मिस्टर हंसमुख जी के अपने पर्सनल व्यू पॉइंट हैं। आप इनसे एग्री भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट स्टिल प्रॉब्लम तो है पब्लिक पॉलिसी वाली हमारे यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए। तो आज के लिए इतना ही था। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।